गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th में आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद हम सभी लोग जानते हैं, एक महान कथाकार, कहानीकार, महान उपन्यासकार के रूप में उभरे हुए। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बी तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनकी सरकारी नौकरी थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? बी तक। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। इनकी मृत्यु कब हुई? 1936 में। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, जिसमें से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने किसानों और मज़दूरों की दयनीय स्थिति, किसानों मज़दूरों की उस समय क्या स्थिति थी, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। लोक प्रचलित यानी उस क्षेत्र की जो बोलचाल के शब्द हैं, अपनी कहानी में उन्होंने उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी कहानी को लोग आराम से पढ़ सकें और उसको समझ सकें। उन्होंने क्लास 9th की बुक में फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा लिखा है। इस दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। कौन सी कहानी? दो बैलों की कथा। किससे जुड़ी है? आज़ादी के आंदोलन की भावना से। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद का चैप्टर जो है दो बैलों की कथा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो बैलों की कथा में जो मुख्य पात्र हैं, पहले हम उन पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पात्र है इसमें हीरा। हीरा कौन है? हीरा और मोती दो बैल हैं। तो ये किसके नाम हैं? दो बैलों के नाम। क्या नाम है? हीरा और मोती। थर्ड पार्ट है इसमें झूरी, उसके बाद झूरी की पत्नी, बहरों की लड़की, गधा, मोती, झूरी का साला और दड़ियल कसाई। ये इसके मुख्य पात्र हैं। तो सबसे पहले हम हर पात्र का पात्र परिचय आपको बताएंगे। सबसे पहले हीरा।
जो बैल का नाम है, पछाई जात के हैं 2 बैल, हीरा और मोती, देखने में सुंदर और सुडौल हैं, नैतिक नीतियों को मानने वाले। झूरी की पत्नी का व्यक्तित्व कैसा है? गुस्से वाली है और जानवरों के प्रति स्वार्थी है। यानी स्वार्थ है तो जानवरों को अच्छा खिलाएगी और स्वार्थ नहीं है तो उनको अच्छा भोजन नहीं देगी। थर्ड पात्र है भैरों की लड़की। भैरों की लड़की कैसी है? दयालु है, परोपकारी है, सौतेली माँ की प्रताड़ना सहने के कारण बैलों के प्रति प्रेम है उसे। उसके बाद है अगला पात्र है इसमें गधा, जो बुद्धिहीन जानवर है, जिसे सुख दुख हानि लाभ में वह एक समान रहता है और वह कैसा है? सहनशील है। मोती के पात्र में देखें, मोती भी पछाई जात का एक सुंदर सुडौल जानवर है, काम में बहुत होशियार है, अत्याचार के प्रति विद्रोही है, यानी यह अत्याचार का विद्रोह करता है, परोपकारी है और सच्चा मित्र है। झूरी परिश्रमी किसान है, जानवरों से प्रेम करने वाला है, बैलों के संग आत्मीयता का भाव रखने वाला, परोपकारी है। झूरी का साला, जिसका नाम चैप्टर में गया है, वह स्वार्थी है, अत्याचारी है, पशुओं के प्रति निर्दयी है। और इसमें लास्ट पात्र है दड़ियल कसाई। उसका व्यक्तित्व कैसा है? अत्यंत क्रूर है एवं कठोर स्वभाव का है, बैलों को मारकर उन्हें नीलामी के लिए भेजता है। तो ये इसके थे मुख्य पात्र। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो चैप्टर की रीडिंग करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है 2 बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। हम लोग भी देखते हैं कि गाय ने अगर बच्चे को जन्म दिया है और उसके पास अगर आप जाएंगे तो उसको ये लगता है कि ये हमारे बच्चे को चुराने तो नहीं आए, हमारे बच्चे को ले तो नहीं आएंगे, तो बस सिंगनी का रूप धारण करती है। यानी हर मुसीबत में हर तरीके से वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है। कुत्ता बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, यानी हर स्थिति में वो समान रहता है। सुख हो तो भी उस पर कोई परिवर्तन नहीं, उस पर दुख आ जाए तो भी उस पर कोई परिवर्तन नहीं। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सदुड़ों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे खुशमे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर बेबी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसमें उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है।
और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा। अब चैप्टर के बारे में देखते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यह कहानी उन हीरा और मोती पर ही आधारित है। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों में साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। किन में? दोनों बैलों में। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता है हम कह नहीं सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कौन? हीरा और मोती। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। कहने का मतलब ये है कि झूरी जब उन दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था, अच्छा भोजन देता था, तो वह बैल भी झूरी की खेती के लिए हर संभव मेहनत करते थे। और जब उन्हें हल में जोत दिया जाता था तो वो अधिक से अधिक मेहनत करने की कोशिश करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी दोनों में इतना प्रेम था। दोनों साथ रहते थे, हीरा और मोती, तो दोनों में इतना प्रेम हो गया था कि दोनों ही खली में साथ मुंह डालते भोजन के लिए। और अगर एक भोजन नहीं करता तो दूसरा भी भोजन नहीं करता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाने उन्हें अच्छा ना लगा। बैल ये समझ रहे थे कि हमारे मालिक यानी झूरी ने हमको बेच दिया, जबकि झूरी ने ऐसे ही उन दोनों जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी घर तक झूरी का साला जो गया था उनको ले जाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो हीरा और मोती दोनों ये समझ रहे थे कि मुझे बेच दिया गया। दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। कौन सोच रहा था? हीरा और मोती। किसके प्रति सोच रहे थे? झूरी के प्रति। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वैसे झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। क्यों? क्योंकि वो अंदर से दुखी थे कि हमारे मालिक यानी झूरी ने हमें दूसरी जगह बेच दिया है। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, क्योंकि जानवर बोल तो सकते नहीं, इसलिए मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से मतलब देखने से मतलब चुपके से देखना। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी गांव के सभी लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले।
यानी जिस रस्सी से उन्हें बांधा था उनको तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगई बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि इन्हें वहाँ से स्वतंत्र होना था। ये दोनों बैल ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से हम गया के घर से भागकर फिर से झूरी के घर पे पहुँच जाएं। एक एक झटके में उन्होंने दोनों ने रस्सियाँ तोड़ डालीं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। स्नेह तो झलक रहा है झूरी पर, लेकिन स्नेह कैसा है? विद्रोह में कि आपने मुझे क्यों भेज दिया, क्यों अपने घर से हटा दिया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन का चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? कि जिस हीरा और मोती को झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया था, वो रात में ही रस्सियां तोड़कर फिर से झूरी के पास आ गए थे। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, यानी सभी ने उनका स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिपाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे? नमक हराम है। किसके लिए कहा? बैलों के लिए। बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? किसने कहा? झूरी ने। किससे कहा? अपनी पत्नी से। किसके बारे में कहा? हीरा और मोती के बारे में। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़े, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। कौन लोग? झूरी की पत्नी ने अपने घर वालों के लिए कहा। वो तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले, काम पड़ा इनको तो। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरें। किसने कहा? झूरी की पत्नी ने। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह ना डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डालना ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। कौन सहनशील था? हीरा। हीरा किसका नाम है? बैल का। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि अब ये रस्सी तोड़कर फिर से वापस ना चले जाए, और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन ये हीरा और मोती को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहा, सम्मान की बिथा तो थी ही, उस पर भी मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी।
वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। गया कौन था? झूरी की पत्नी का भाई। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। कौन बात कर रहा था? हीरा और मोती अपनी मूक भाषा में। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। खुशहाल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। वो छोटी लड़की कौन थी? वही भैरों की लड़की। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, किसकी? हीरा और मोती की। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। उन्हें लगा था यहाँ कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझ रहा है और मुझे सूखा भूसा की जगह रोटी ला के दी। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इन बैलों से लगाव हो गया था। उस भैरव की लड़की को भी ये लग रहा था कि जिस तरीके से हमारी सौतेली माँ हम पर अत्याचार करती है, उसी प्रकार गया भी इन बैलों पर अत्याचार करता। इस तरीके से फ़ोटो देखो दिखाई दे रही है कि एक लड़की है, वो बैलों को, हीरा और मोती को रोटियां दे रही है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी अगर हम किसी को मार देंगे। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। बताओ, ये बात जानवरों के भी दिमाग पे थी, हीरा और मोती के भी दिमाग थी कि हमें औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह भूल जाते हो, तुम तो किसी की तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जो लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। यानी उस लड़की से दोनों जानवर हीरा मोती प्रेम करने लगे थे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे से लाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं?
हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसी ने हीरा और मोती को खोल दिया। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। वो दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। कौन सोचने लगा? हीरा और मोती। कहाँ से भागे थे? गया के घर से। भागने में किसने मदद की थी? भैरों की लड़की ने। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगी। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। वहाँ क्यों नहीं आ जाती थी? क्योंकि वहाँ बांध के रखा जाता था, अच्छा भोजन उन्हें नहीं दिया जाता था, सूखा भूसा डाला जाता था। जबकि उनके जो गया के अपने जो बैल थे उनको बहुत अच्छा भोजन दिया जाता था। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। कौन सोच रहा था? हीरा और मोती। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आ रही है। इन्हीं की तरफ आ भी रहे हैं। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी या नहीं पता नहीं, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू बिनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले यहाँ से। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होना भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों जने मतलब हीरा और मोती एक साथ उस सांड पर आक्रमण करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो बाघ खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय और कोई नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा। हीरा ने लगता सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों गिरा लें, पर दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। कौन बोल रहा था? हीरा और मोती आपस में। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था,
मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि हमारा साथी संकट में है तो वो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी बहुत ऐसा स्थान होता है जहाँ जितने भी आवारा पशु होते हैं उनको बांधकर उसमें बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सबका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में ना आता था वह यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। कहाँ पर? कांजी हाउस में। सब ज़मीन में मुर्दों की तरह पड़े थे क्योंकि वो भूखे थे तो उनमें बिल्कुल जान नहीं रही थी। मूर्छित अवस्था में पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्त होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय हमें निकालना चाहिए। क्यों ना ऐसा करें कि आओ चलो हम दोनों मिलकर इस दीवार को तोड़ दें, दीवार को गिरा दें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका सांस पड़ा। उसे लगा कि हाँ अब हम इस दीवार को गिरा सकते हैं। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि ये देखा जाता था कोई जानवर इसमें से भाग तो नहीं गया। शाम को जितने जानवर बंद हैं उतने जानवर हैं कि नहीं इसमें। हीरा को झटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खो जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। क्यों जान नहीं है? क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था। 2-4 दिन का यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वे दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हों। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूसरी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चीत उठे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। यानी कहने को मतलब ये था कि उन्हें लग रहा था अब हम इस काजी हाउस से, इस बाड़े से स्वतंत्र हो जाएंगे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियाँ निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों पड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ ली गई तब क्या होगा? तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। किसने कहा? गधे ने।
आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। क्यों सोच रहे थे ऐसा? क्योंकि उन्हें लग रहा था हम यहाँ से भागेंगे तो फिर पकड़ लिए जाएंगे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। लेकिन मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, यानी मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। हीरा, हम और तुम इतने दिनों के साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यही तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे कि कम से कम हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे, उन्होंने अपने सींगों से उस दीवार को गिरा दिया और हमको वहाँ से स्वतंत्र कर दिया। कम से कम वो तो आशीर्वाद देंगे हमें। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया, जैसा कि हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। कौन दुर्बल हो गए थे? हीरा और मोती। कहाँ पर थे? काजी हाउस में। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी उनकी हड्डियाँ दिखाई देने लगी थी कमजोरी के कारण। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसी मृतक बैलों को कौन खरीदेगा, ऐसा लोग आपस में बात कर रहे थे। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूले में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। ये कौन था? जो हमने पात्र बताया था, दड़ियल कसाई। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। गया के घर होते तो शायद हम बच जाते, अब तो निश्चित ही हमारी जान चली जाएगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप नहीं बचाएंगे? ऐसा हीरा और मोती का विश्वास था कि भगवान हमें आकर अवश्य बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ेर के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, थर थर काँप रहे थे कि आज हम मारे जाएंगे, हमें काट दिया जाएगा। बेचारों के पांव तक न उठ सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। कौन डंडा जमा देता था? वह दड़ियल कसाई। राह में गया गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर पसंद थे, चिकने चपले, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना मतलब जुगाली करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं, उनके 2 भाई बदे के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। ये बात हीरा और मोती
उन सभी जानवरों को जो खेत में हरा चारा खा रहे थे उनको देखकर सोच रहे थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यानी यह राह उनको कुछ जानी पहचानी, राह मीन रास्ता उनको कुछ जानी पहचानी लग रही थी। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। गया कौन था? झूरी की पत्नी का भाई। वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। किसकी? हीरा और मोती की, क्योंकि उन्हें वह रास्ता पहचान में आने लगा कि यह रास्ता उन्हें मालूम है। सारी दुर्बलता गायब हो गई, तेज तेज चलने लगे। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी वह सारी जगह पहचानने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ, क्योंकि यह जाने नहीं देगा। ये नीलामी से मुझे ख़रीद कर लाया है, यह कसाई है और मुझे काट देगा। इससे मैं तो अब दौड़कर अपने घर भाग जाऊँगा। किसके घर? किसके घर? झूरी के घर, क्योंकि उसे झूरी का घर दिखाई देने लगा था, वह रास्ता उसको दिखाई देने लगा था। नहीं, दौड़कर स्थान पर चलो, वहीं से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांत कोयलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। क्यों आ रहा था? क्योंकि वो नीलामी में उनको पैसे देकर ख़रीद के लाया था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़िया झल्लाकर बोला, बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांत उसका रास्ता रोके खड़ा था। मोती और हीरा को शक्ति ताकत कैसे मिल गई? उन्हें अपना घर देखकर, अपने मालिक देखकर। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। अकड़ता हुआ क्यों लौटा? क्योंकि उसे लग रहा था अब हम अपने घर में पहुंच गए, मैंने उस दड़ियल कसाई को अपनी शक्ति से भगा दिया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर मैं मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले आता है जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली भूसा चोखा और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन यानी झूरी की पत्नी, उनको भी ये लग रहा था कि इन जानवरों को झूरी से और मुझसे यानी झूरी की पत्नी से इतना प्रेम है कि ये इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, ये गया के घर नहीं जाना चाहते। और ज़बरदस्ती हम इन बैलों को भेजा तो वहाँ किस तरीके से इनको परेशानियाँ हुई, और जब उनको रास्ता दिखाई दिया तो उस रास्ते से वो तुरंत दौड़कर फिर अपने घर आ गए और अपनी शक्ति से उन्होंने उस दड़ियल कसाई को भगा दिया। तो जानवरों में भी आत्मीयता होती है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जानवरों में भी आत्मीयता होती है। वो भी जिसके मालिक के यहाँ रहते हैं तो उनसे उनको लगाव हो जाता। वो नहीं चाहते कि हम अपने मालिक को छोड़कर कहीं और जाएं।
उनके मालिक चाहे उनसे कितना भी काम ले लें, कैसा भी भोजन दें, वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपने मालिक से लगाव हो जाता है। वो सोचते हैं यही हमारे मालिक हैं। इसलिए जब गया उनको ले जा रहा था तो वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थे और आपस में सोच रहे थे हमारे मालिक कितने स्वार्थी हैं, हमें दूसरों के हाथों क्यों बेच रहे हैं। और उधर फौजी हाउस में जो मरे से हुए जानवर पड़े थे, क्यों? क्योंकि इनको भोजन नहीं मिल रहा था। उन्हें भी ये लग रहा था कि अब दीवार गिर गई है तो किस तरीके से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता देखते हुए इस बाड़े से किस तरीके से भागें, तो सारे जानवर थे तुरंत भागने लगे और वहाँ से निकल गए। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। स्वतंत्र जीवन रहकर हम अपने सब काम सुचारू रूप से करते हैं। आप लोगों ने छोटे क्लास में एक कविता पढ़ी होगी, एक पक्षी है, उसको आप पिंजड़े में रखते हैं और पिंजड़े में समय पर आप भोजन भी देते हैं, पानी भी देते हैं, फिर भी उस पक्षी को पिंजड़े में रहना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? वह चाहता वह भी संसार में विचरण करे, चाहे उसको भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़े, घूमना पड़े, पानी के लिए भी भटकना पड़े, लेकिन सब कुछ सहन करते हुए भी वह स्वतंत्र रहना चाहता है। वह उस पिंजड़े में नहीं रहना चाहता जिस पिंजड़े में उसे समय पर भोजन पानी मिलता है। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रिय है। तो ये चैप्टर था हीरा और मोती का, दो बैलों की कथा, जिसके लेखक थे प्रेमचंद। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट डे मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।